नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे राज्य का जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। गोवा। भारत के तटीय राज्य गोवा के बारे में कौन नहीं जानता है। गोवा अपनी सुंदरता और संस्कृति के लिए दुनिया भर में चर्चित है। दोस्तों, गोवा को हम लोग अनेकों नामों से भी जानते हैं, जैसे गोप राष्ट्र, गोवा राष्ट्र, गोवे, कोंकण काशी, गोवापुरी, गोप की पाटन जैसे प्रमुख नाम हैं। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा, वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोवेल्ला है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा। कोंकण क्षेत्र भी गोवा में शामिल है। गोवा के इतिहास की बात करें तो गोवा का इतिहास 3वीं सदी पूर्व शुरू होता है। यहाँ पर मौर्य वंश का शासन था, जिसके बाद कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हो गया। फिर 580 ईस्वी से 750 ईस्वी तक बहामी शासकों ने राज किया। सन 1312 ईस्वी में पहली बार गोवा दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। वहीं कुछ समय के बाद ही विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम ने गोवा पर अधिकार कर लिया और 100 सालों तक शासन किया। सन 1469 ईस्वी में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से गोवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ, जिसने गोवा वेल्ला को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सन 1498 को वास्को डी गामा कलिकट तट पहुंचा। कलिकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वास्को डी गामा यहाँ आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था जो समुद्र के रास्ते यहाँ आया था। कलिकट के राजा से मुलाकात की और कारोबार के लिए बात की। कलिकट के राजा ने कारोबार के लिए हामी भर ली। कलिकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गया। सन 1499 में भारत की समुद्री रास्ते की खोज के सफल अभियान ने यूरोप के अन्य शक्तियों को भारत पहुंचने के लिए दूसरे समुद्री मार्गों की तलाश के लिए प्रेरित किया। भारत की खोज की खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। सन 1510 में पुर्तगालियों ने नौसेना ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया, क्योंकि एक हिंदू डाकू सरदार टिमोजी ने उनसे संपर्क किया और सुझाव दिया कि उन्हें गोवा पर हमला करना चाहिए, जबकि शहर के मुस्लिम शासक इस्माइल आदिल शाह आंतरिक विद्रोह से विचलित था। टिमोजी को पुर्तगाल समर्थन से गोवा के शासक के रूप में उभरने की लालच थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने शहर पर विधिवत कब्जा कर लिया, लेकिन विजय पर उसकी पकड़ कमजोर थी। अल्बुकर्क वह जवाबी हमले का सामना करने से बचने के लिए जल्द ही पीछे हट गया, जिससे अशांत आबादी का समर्थन आदिल शाह को मिल सकता था। सौभाग्य से मलक्का की ओर जाने वाले पुर्तगाली बेड़े के रूप में अतिरिक्त सेनाएं आ गई। अल्बुकर्क ने इस बेड़े का अपहरण कर लिया और इसे गोवा पर दूसरे हमले के लिए तैयार कर लिया। समुद्री हमला भारी ताकत के साथ किया गया था। आदिल शाह के बहादुर सेना के प्रतिरोध के बावजूद 1 दिन के भीतर पुर्तगाली सेना ने गोवा पर काबू पा लिया। कहा जाता है कि लगभग 2/3 मुस्लिम सेना मारे गए, या तो लड़ाई में मारे गए या पुर्तगाली क्रोध से बचने की कोशिश में डूब गए। टिमोजी को गोवा का शासक नहीं बनाकर केवल एक अधीनस्थ की भूमिका सौंपी गई थी, क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा को एशिया में पुर्तगाल के नौसैनिक
और वाणिज्यिक साम्राज्य में बदलने की योजना बनाई थी। सन 1510 ईस्वी से 1961 तक गोवा के पश्चिमी तट पुर्तगाली उपनिवेश रहा। छोटे तटीय क्षेत्र को अफांसो डी अल्बुकर्क जीत लिया था और पूर्वी क्षेत्र में मसाला व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया। गोवा तब पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का दिल था और गोदी सभी प्रकार के सामानों का स्वागत करती थी, लेकिन विशेष रूप से काली मिर्च, अदरक, लौंग, जायफल और दालचीनी जैसे कीमती मसालों का। इन मसालों की यूरोप में भारी मांग थी और इनकी कीमतें बहुत ऊंची थी। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तुओं में फारस की खाड़ी से घोड़े शामिल थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में गोवा में घोड़ों का व्यापार इतना महत्वपूर्ण और आकर्षक था कि 10 या अधिक अरबी घोड़ों को लाने वाले जहाज़ों को उनके शेष माल पर सीमा शुल्क में छूट दी जाती थी। गोवा पूर्वी दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। सन 1575 से 1600 ईस्वी तक गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन में खूब उन्नति की। पुर्तगालियों ने भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस को 1556 ईस्वी में फ्रांसिस जेवियर और गार्सिया डी ओटी द्वारा स्थापित किया गया था। 17वीं सदी तक पुर्तगालियों ने आज के गोवा क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत कर लिया था। सन 1871 के बाद गोवा में प्रयोग होने वाले सिक्के कलकत्ता में बनाए जाते थे। यह सिक्के वजन और चांदी के माप में ब्रिटिश इंडिया के सिक्के जैसे ही थे। इससे गोवा और बाकी भारत में व्यापार में सरलता हुई। 17वीं शताब्दी से सन 1948 तक गोवा की मुद्रा रुपया था। उसके बाद पुर्तगाल सरकार ने गोवा की मुद्रा रुपए से बदलकर एस्कूडो कर दी। एक पुराना रुपया 6 एस्कूडो के बराबर था। जब भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन था, तब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था। गोवा पर तकरीबन 450 साल तक पुर्तगालियों ने राज किया, जिसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोगों ने न सिर्फ कड़ा संघर्ष किया बल्कि अनेक यातनाएं भी झेली। यह 450 साल का इतिहास सिर्फ पराधीनता का इतिहास नहीं है, बल्कि 450 साल तक चले आज़ादी के अनवरत संघर्ष का भी इतिहास है। दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। पुर्तगाली शासन के साथ आए मशीनरियों ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, विभिन्न धर्मों के लोगों और कई आदिवासी जनजातियां गोवा में रहते थे। धीरे धीरे धर्म प्रचार ने कड़े धर्म परिवर्तन का रूप ले लिया। लोगों के लिए स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करने, धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने और उनकी मूर्तियां आदि घर में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों पर अनाप शनाप टैक्स थोप दिए गए, जिससे लोगों में पुर्तगाली शासन के खिलाफ रोष बढ़ रहा था। सन 1560 में न्यायिक जांच लागू की गई, जिसके तहत नव ईसाइयों को पुराने धार्मिक रीति रिवाज और आचार व्यवहार करने पर न्यायिक जांच और कई दंड का प्रावधान था। प्रतिबंधों का शिकंजा बढ़ता जा रहा था, परिणाम स्वरूप रोष भी बढ़ता जा रहा था, जो विद्रोह के रूप में फूटना ही था। दक्षिण गोवा के 5 गांवों कुनकोलिम, अम्बेलिम, असोलोना, बेरोडा और बेलिम के स्थानीय निवासियों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह 15 जुलाई 1583 को कुनकोलिम में हुआ। कुनकोलिम 1583 के विद्रोह का इतिहास, जो किसी भी विदेशी शक्ति के खिलाफ एशिया में लड़ा गया पहला युद्ध था। जब धर्म परिवर्तन के लिए आए 5 पादरियों पर स्थानीय लोगों ने हमला किया और उनकी हत्या कर दी। वहां के लोगों ने पुर्तगाली शासन को कर देना भी बंद कर दिया था।
स्थानीय लोगों के लिए अब ये अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। इस घटना का बदला पुर्तगालियों ने धोखे से लिया। उन्होंने बातचीत और सुलह के लिए उंकली इलाके से 15 मुख्य लोगों को बुलाया और उन्हें घेर कर धोखे से हमला कर दिया, जिसमें सभी की मौत हो गई। माना जाता है कि ये गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। सन 1583 के कुनकोलिम विद्रोह के बाद गोवा में 1788 में पिंटो विद्रोह हुआ। वितोरिनो फारिया और जोन्स गोंसाल्वेज के द्वारा पिंटो परिवार के मदद से 1788 में विद्रोह हुआ, जिसे पुर्तगाली शासन द्वारा कुचल दिया गया। 13 दिसंबर 1788 को 47 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई लोगों को फांसी दी गई। गोवा के स्वतंत्र आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है राणे सशस्त्र विद्रोह। सन 1755 ईस्वी से लेकर सन 1912 तक राणे समुदाय ने अनेकों बार पुर्तगाली शासकों से सशस्त्र संघर्ष किया। पुर्तगाली शासकों ने बराबर इस संघर्ष को बर्बर तरीके से कुचल दिया। बंदूक, तलवार आदि स्थानीय हथियारों के साथ सत्तरी इलाके के रानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पुर्तगालियों शासन के दिल में खौफ भर दिया। पहाड़ी इलाकों और अंदरूनी जंगलों में तकरीबन 150 साल तक पुर्तगाली शासन के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई चलती रही। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए गोवा वासियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सन 1928 में गोवा मुक्ति आंदोलन का स्थापना हुआ। इसी क्रम में गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तरिस्ताओ बरगांजा कुन्हा ने गोवा एक्शन कमेटी बनाई, जिसने गोवा की आज़ादी के लिए सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से जन जागरण किया। वो अपनी कलम के जरिए लगातार गोवा की आज़ादी का मसला पूरी दुनिया के सामने रखते रहे, जिसमें विचार की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, शोषण से आज़ादी और धर्मनिरपेक्षता आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे। सन 1930 में पुर्तगाल में कॉलोनियल एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार गोवा में सेंसरशिप और कॉलोनियल एक्ट का फरमान जारी किया गया। किसी भी तरह की मीटिंग और अन्य कोई सरकार विरोधी सभा और गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जय हिंद तक बोलने पर जेल में डाला जाने लगा। सन 1932 में जब अंतोनियो द ओलिविर सालाजार पुर्तगाल का शासक बना, तब गोवा में दमन अपने इंतहा पर पहुंच गया। गोवा पर भयानक सेंसरशिप थोप दी गई। यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी सेंसर किए जाने लगा कि कहीं आज़ादी का कोई गुप्त संदेश तो नहीं फैलाया जा रहा। महिलाओं ने भी इस संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुधा ताई जैसी ही एक वीरांगना है। मात्र सुधा ताई ही नहीं, बल्कि वत्सला कीर्तानी, शारदा साव, सिंधु देशपांडे, लिविया लोबो, अंबिका दांडेकर, मित्रा वीर, सेलिना मोनिज, सालिन लोलेकर, किशोरी हरमलकर जैसी अनेक महिलाएं थीं, जिन्होंने गोवा स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी। इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। भारत की आज़ादी की लड़ाई 1940 के दशक में शुरू हुई, जब भारत ब्रिटिश शासन से आज़ादी के करीब पहुंच गया। सन 1946 में जब राम मनोहर लोहिया गोवा के मडगांव में एक सभा को आयोजित करने आए थे, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन से भी ज़्यादा क्रूर शासन पुर्तगाली शासन है। नागरिक अधिकारों का कुचला जा रहा है। पुर्तगाल सरकार ने सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। राम मनोहर लोहिया ने इसे तोड़ने की सोची और गोवा के लोगों के नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। 18 जून 1946 में राम मनोहर लोहिया और
जूलियाओ मोनिज़ेस के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन कर रहे थे तो उन्हें पुर्तगाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मनगांव के जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस घटना ने आज़ादी की लहर को तेज कर दिया। इससे काफ़ी जन आक्रोश फैल गया था। तत्काल पुर्तगाली शासन ने राम मनोहर लोहिया को रिहा कर दिया और उनके गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो चुका था। गोवा के आंदोलन को शुरू से ही देश के बाकी हिस्सों से समर्थन मिल रहा था, जो अब काफ़ी बढ़ चुका था। देश के हर हिस्से से गोवा की आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी। सन 1955 में देश के बाकी राज्यों से सत्याग्रहियों ने गोवा की आज़ादी के लिए प्रयास तेज कर दिया और अलग अलग दिशाओं से हजारों सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश करने की कोशिश कर दी। पुर्तगाली सरकार ने हिंसात्मक कार्रवाई की और सत्याग्रहियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 20 सत्याग्रहियों की मौत हो गई। इस घटना से भारत और पुर्तगाल सरकार के बीच संबंधों में तनाव आ गया। भारत सरकार ने गोवा पर आर्थिक नाकेबंदी भी कर दी। आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार पुर्तगालियों के साथ बातचीत के जरिए शांति प्रिय हल निकालने के लिए चर्चा करती रही, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद करने से मना कर दिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन तक गया। इस दौरान पुर्तगाली सैनिकों की हिंसात्मक गतिविधियां भी जारी थी। नवंबर 1961 में पुर्तगाली सैनिक द्वारा साबरमती नाम के एक स्टीमर पर फायरिंग की गई, जिसमें कई स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई। ये घटना ही ऑपरेशन विजय का कारण बनी। अंततः भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सैनिक कार्रवाई करने की सिफारिश किया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। जल, थल, वायु तीनों भारतीय सेनाओं ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा की तरफ रुख कर दिया। भारतीय सेना के 36 घंटों के हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों को देखकर पुर्तगाली सरकार घबरा गई, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गया। उस समय गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बासलो ई डिसिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, जिसमें गोवा क्षेत्र भारत को सौंप दिया गया और गोवा 450 साल बाद पूर्ण रूप से पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। दोस्तों, इस तरह आज़ादी के 14 साल बाद गोवा भारत का हिस्सा बना। 30 मई 1987 में गोवा को एक राज्य के तौर पर मान्यता दी गई। गोवा देश के अन्य राज्यों की तुलना में भी विशेष तौर पर अलग है। यूपी में जहां जिलों की संख्या 70 से अधिक है, तो वहीं गोवा में प्रशासनिक तौर पर सिर्फ 2 ही जिले हैं। पूरा गोवा उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के रूप में बटा हुआ है। गोवा में पुर्तगालियों का शासन लगभग 450 वर्षों तक रहा, जिससे गोवा के स्थानीय निवासियों की संस्कृति, भोजन, रहन सहन, पोशाक और वास्तुकला को काफ़ी प्रभावित किया। दोस्तों, हमारी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार।